इससे यूरिया पर विदेशी निर्भरता कम होगी, देश का पैसा भी बचेगा। मुझे उम्मीद है ये इनोवेशन सिर्फ नैनो यूरिया तक ही सीमित नहीं रहेगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य में अन्य नैनो फर्टिलाइजर भी हमारे किसानों को मिल सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक उस पर आज काम कर भी रहे हैं। साथियों, फर्टिलाइजर में इस नैनो टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की तरफ जो कदम हमने रखा है वो कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं चाहूंगा हर देशवासी ने समझना चाहिए। भारत में फर्टिलाइजर के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन उत्पादन के मामले में हम तीसरे नंबर पे हैं। ऊपर से 7-8 साल पहले तक हमारे यहां ज्यादातर यूरिया खेत में जाने के बजाय काला बाजारी का शिकार हो जाता था और किसान अपनी जरूरत के लिए लाठियां खाने को मजबूर हो जाता था। हमारे यहां जो बड़ी यूरिया की फैक्ट्रियां थी वो भी नई टेक्नोलॉजी के अभाव में बंद हो गई थी और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग का बीड़ा उठाया, उसको किया। इससे देश के किसानों को पर्याप्त यूरिया मिलना सुनिश्चित हुआ। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना, वहां जो 5 बंद पड़े खाद के कारखाने थे, उन बंद पड़े हुए खाद के कारखानों को फिर चालू करने का काम शुरू किया और उसमें यूपी और तेलंगाना की फैक्ट्रियां चालू भी हो चुकी है, उत्पादन हो रहा है और बाकी 3 भी बहुत ही जल्द अपना काम करना शुरू कर देगी। साथियों, फर्टिलाइजर की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत दशकों से बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों पर डिपेंडेंट है। हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। हम अपनी जरूरत का लगभग 1/4 इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पोटाश और फॉस्फेट के मामले में तो हमें करीब 100% विदेशों से लाना पड़ता है। बीते 2 सालों में कोरोना लॉकडाउन के कारण इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई। वो शायद कम था तो युद्ध आ धमका। युद्ध से परिस्थितियों ने फर्टिलाइजर के वैश्विक बाजार में उपलब्धता भी सीमित कर दी और कीमतों को भी कई गुना और बढ़ा दिया। साथियों, किसानों के प्रति संवेदनशील हमारी सरकार ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां चिंताजनक है, दाम बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में दौड़ना पड़ रहा है, कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि ये सारी मुसीबतें हम झेलते रहेंगे, लेकिन किसान पर इसका असर नहीं पड़ने देंगे। और इसलिए
हर मुश्किल के बावजूद भी हमने देश में फर्टिलाइजर का कोई बड़ा संकट नहीं आने दिया। साथियों, भारत विदेशों से यूरिया मंगाता है, उसमें यूरिया का 50 किलो का एक बैग 3,500 रुपये का पड़ता है। 3,500 रुपये का एक बैग, याद रखिए। लेकिन देश में, गांव में किसान को वही यूरिया का बैग 3,500 से खरीद के सिर्फ 300 रुपये में दिया जाता है। 300 रुपये में, यानी यूरिया के एक बैग पर हमारी सरकार 3,200 रुपये से ज्यादा खुद सरकार उस बोझ को वहन कर रही है। इसी प्रकार डीएपी के 50 किलो के बैग पर पहले हमारे पूर्व जो सरकारें थी, उनको 500 रुपये वहन करना होता था एक बैग पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमत में उछाल आने के बावजूद हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि किसानों पर इसका बोझ कम से कम हो। अब हमारी सरकार डीएपी के 50 किलो के बैग पर 2,500 रुपये, 2,500 रुपये खुद सरकार बोझ वहन कर रही है। यानी 12 महीने के भीतर भीतर हर बैग डीएपी पर 5 गुना भार केंद्र सरकार ने अपने ऊपर लिया है। भारत के किसान को दिक्कत ना हो, इसके लिए पिछले साल 1,60,000 करोड़ रुपए की 1,60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी फर्टिलाइजर में केंद्र सरकार ने दी है। किसानों को मिलने वाली ये राहत इस साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने वाली है। साथियों, देश के किसान के हित में जो भी जरूरी हो वो हम करते हैं, करेंगे और देश के किसान की ताकत बढ़ाते रहेंगे। लेकिन हमने सोचना भी चाहिए, क्या हम 21वीं सदी में अपने किसानों को सिर्फ विदेशी परिस्थितियों पर निर्भर रख सकते हैं क्या? हर साल ये जो लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है, ये विदेश क्यों जाए? क्या ये भारत के किसानों के काम नहीं आना चाहिए? महंगे फर्टिलाइजर से किसानों की बढ़ती लागत को कम करने का कोई स्थायी समाधान क्या हमें नहीं ढूंढना चाहिए? साथियों, ये सवाल हैं जो हर सरकार के सामने अतीत में रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे मामले सिर्फ मेरे सामने आए हैं, लेकिन पहले सिर्फ तात्कालिक समस्या का ही समाधान तलाश